अल्ट्रा वायर्स हम सिर्फ कितने अमाउंट को मान रहे हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर गया, यानी कि 4 करोड़ जो है ना वो अल्ट्रा वायर्स है। क्वेश्चन पढ़ के एकदम से ये ना सोचने लगो कि यार पूरा का पूरा अवॉइड करना है या आधा करना है, क्या करना है। एमओए में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उसके बाहर जाकर कोई काम कर रही हूँ ना, तो आप समझ लेना वहां पर अल्ट्रा वायर्स ही कॉन्सेप्ट यूज हो। हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बिंज। तो आज हम आ गए हैं क्वेश्चंस पे। किसके क्वेश्चंस पे? अल्ट्रा वायर्स के क्वेश्चंस आज हम लोग करके पूरे निपटा देंगे। ठीक है, इसके सेकंड लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपके डॉक्ट्रिन्स जितने भी हैं वो सब कवर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर ना एमटीपी, आरटीपी, आईसीआई मॉड्यूल या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे साथ आपके ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बट डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। ठीक है, चलो तो रिविजन के लिए लेकर आई हूँ ताकि आपका थोड़ा जल्दी से रिविजन हो सके। हाँ, इसके साथ में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वैसे क्वेश्चंस में जनरली बेटा ध्यान से देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आपको यूज करना है, लिखा रहता है ऐसा, जनरली ऐसा होगा। पर कभी अगर नहीं लिखा हो तो आपको कैसे समझ में आए कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स यूज करना है कि इंडोर मैनेजमेंट यूज करना है, वो मैं आपको यहाँ पर इसके साथ में चलते चलते समझा दूंगी। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस अल्ट्रा वायर्स में मिलते हैं, किस टाइप के इंडोर मैनेजमेंट। क्योंकि कई बार अगर लिखा ना हो तो क्वेश्चन ना सेम सा लगने लगता है आपको कि कौन सा डॉक्ट्रिन इसमें यूज करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइप की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड और उसका ऑब्जेक्ट क्या लिखा था एमओए में? ऑब्जेक्ट लिखा था कि हम डेवलप करेंगे रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट। एमओए होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि कंपनी इसी दायरे में रहकर काम करेगी। ओके, अब लेकिन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाना था, लेकिन हमने करना क्या शुरू कर दिया, हमने अपने फंड्स का सब्सटैंशियल पार्ट कहाँ लगा दिया? स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स में लगा दिया। किसने लगाया? डायरेक्टर्स ने सोचा, अपना दिमाग लगा दिया और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स में काम करना शुरू कर दिया। शेयर होल्डर्स ने जब इस बात को क्वेश्चन किया तो डायरेक्टर्स ने बोला, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यार, वाइड पार्ट्स है हमारे पास, कवर हो जाता है, सब होता है। और बोल दिया कि नहीं ये सब कुछ वैलिड है, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, चिल करो। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है कि आप ये देखो, एग्जामिन करो विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, तो क्लियर बता दिया कि यही वाला लगना है। वेदर द डायरेक्टर्स एक्शन इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी, क्या डायरेक्टर का एक्शन बाइंडिंग है कंपनी पे या नहीं। ये कहाँ आया था? आरटीपी जनवरी 2026 में ये क्वेश्चन आया था। कैसे हैंडल करोगे इसको? ये आरटीपी के हिसाब से लिखा है, मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर जहां पर आपको पूरा टॉपिक रिवाइज कराने की कोशिश करी जा रही है। दिस इज नॉट द एक्चुअल वे हाउ यू गोइंग टू राइट इन एग्जाम। एग्जाम में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, कि आपको अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस करके ऐसा लिखना पड़ता है पहले, और फिर पूरा वो समझाना पड़ता है कि टॉपिक क्या है। उसके बाद आपको अगर केस लॉ पता है तो केस लॉ लिख दो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, फिर फाइनली आप उसको अपना एनालिसिस करके कंक्लूजन से कंक्लूजन ड्रॉ करो। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो बस ये लोग रिवाइज करवाना चाहते हैं टॉपिक, तो इस तरीके से लिखा है। सबसे पहले समझाया हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, और अगर कोई आपने ऐसा एक्ट किया विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी तो फिर वो कंप्लीटली अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, लॉ की नजर में कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं रहती। फिर इन्होंने केस लॉ भी दे दिया। इसका लैंडमार्क केस लॉ क्या है बेटा, रिवाइज करो, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ है, आपको लिखकर आना है। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इसमें क्या बताया गया था, दैट एनी एक्ट बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ द कंपनी उससे रैटिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे सारे शेयर होल्डर्स अब मिलकर साथ में एकजुट अपना दम लगा दें, लेकिन उसे रैटिफाई नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी इवन रैटिफाइड बाय यूनानिमस कंसेंट, और वो होली वॉइड हो जाएगा, और वो कंपनी को बिल्कुल भी बांध नहीं सकता, बाइंड नहीं कर सकता। समझ में आई बात? तो अब देखो इन्होंने फैक्ट्स ऑफ द केस बताने शुरू किए कि इंस्टेंट केस में क्या हुआ है कि कंपनी का बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ हमको हाउसिंग डेवलपमेंट करना था, लेकिन हम कहां घुस गए? स्पेकुलेटिव शेयर ट्रेडिंग में, जो कि मेमोरेंडम में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं था। तो ये बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ द कंपनी है। एनीथिंग बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ द कंपनी अगर वो है तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। और अगर अल्ट्रा वायर्स है मतलब क्या? अल्ट्रा वायर्स है मतलब डायरेक्टर्स का एक्शन जो है वो अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी है और कंप्लीटली वॉइड है, उसे कोई दुनिया जहान में मिलकर भी यूनानिमसली भी रैटिफाई नहीं कर सकता है। और आप इन फंड्स को जो है, जो आपने यूज कर दिए ना स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए, उसको भी रिकवर किया जा सकता है। यहाँ ये नहीं लिखा कैसे रिकवर किया जा सकता है, बस इतना बताया कर सकते हैं। मूड है इनका मतलब, रिकवर कैसे कर सकते हैं? वैसे डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल ठहराकर इसको रिकवर किया जा सकता है, बट इनका मूड है, नहीं लिखा।
कुछ भी, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स फिर प्रोटेक्ट कर रहा है शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कंपनी का जो फंड है ना वो किसी भी और चीज के लिए यूज ना हो, अनऑथराइज चीजों के लिए यूज ना हो, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता है। तो ये आपका इन्होंने आरटीपी में एक तरीके का आंसर दे दिया, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वे यू राइट योर आंसर्स। वो कहाँ देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जब आप आंसर देखते हो वो एक्चुअल तरीका है, एमटीपी में जो आंसर्स लिखे जाते हैं वो तरीका है। समझ आई बात? आरटीपी में तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। ओके, तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी, ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, अगर चाहे यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स नहीं भी दिया होता तो भी आप ये बात याद रखो, अगर मैं अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बाहर जाकर, एमओए में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उसके बाहर जाकर कोई काम कर रही हूं ना, तो आप समझ लेना वहां पर अल्ट्रा वायर्स ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, तो एक ये बड़ा सा एक तरीका है जिससे ये लोग अल्ट्रा वायर्स देते हैं एग्जाम में, कि ऑब्जेक्ट क्लॉज से हम बाहर चले गए। ठीक, तो ये बात याद रखना, चाहे तो लिख लो अपने पास कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर गए तो जनरली आपका अल्ट्रा वायर्स ही यूज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ जल्दी से। अगर मैंने सपोज किसी कंपनी ने, जेबी लिमिटेड, बोरोड अ सिक्योर्ड लोन ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए का लोन बोरो किया, फिर लिखा था बोरोइंग पार्ट्स ऑफ द कंपनी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि हमारा जो पार है वो रेस्ट्रिक्टेड है 1 करोड़ पर, 1 करोड़ मैक्सिमम उठा सकते हैं, एमओए में रेस्ट्रिक्टेड था। मतलब क्या, अगर डायरेक्टर्स चाहें तो क्या वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर बोरो कर सकते हैं रेजोल्यूशन वगैरह लेके? नहीं कर सकते। एमओए यानी माई बाप ने बोल दिया कि नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, चाहे दुनिया में किसी का भी रेजोल्यूशन तुम लेकर आ जाओ, नहीं ले सकते। ओके, अब सब इसके अलावा दूसरी जरूरी बात बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से एक ऐसा कंफ्यूजन निकल कर आता है जो जनरली बच्चे समझते नहीं है और कोई समझाता भी नहीं है। मेरी बात सुनो, इट वॉज रिलीज इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 करोड़ एंड 4 करोड़, ये 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीज हुआ। ठीक, अब बात ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेपरेबल लोन है, 1 करोड़ और 4 करोड़ में इट इज सेपरेबल, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, 5 करोड़ की लाइबिलिटी हम नहीं पे करने वाले, जाओ जो करना है कर लो। कंपनी हैज यूटिलाइज द लोन अमाउंट ऑफ 3 करोड़ फॉर प्रीपेमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ इट्स लॉफुल डेट्स। एक तरफ तो बैंक ने लोन दिया, उसको मान नहीं रहे, कह रहे हम नहीं मानते इस लोन को, और दूसरी तरफ उसी लोन के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में। ये कहाँ का हिसाब है भाई? तो इनको अभी हम मजा चखाएंगे। देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग 2 करोड़ कैन नॉट बी ट्रेस, तो 5 करोड़ में से 3 तो हमने यूटिलाइज कर लिए अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, बाकी 2 ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। ओके, साफ साफ नाम भी बता दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स यूज हो रहा है यहाँ पे। पूछा क्या है, वैलिडिटी को देखो कि क्या ये वैलिड डिसीजन है कंपनी का जो वो डिनाई कर रहे हैं कि रीपेमेंट करने से, एंड ऑल्सो एक्सप्लोर द रेमेडी, क्या कोई रिकवरी का तरीका है बैंक के पास? तो आ जाओ बच्चों, ये कहाँ आया था, सितंबर 2024 में क्वेश्चन आया था, एमटीपी में भी आ चुका है, जनवरी 2025। ध्यान से देखो, ये मैंने अपने लेक्चर्स में यहाँ पर बताया हुआ था आपको कि देखो एग्जैक्टली जो है ये वाली बात जो लिखी है ना, पूरी का पूरा यही छापा हुआ है वहां पर आंसर में। समझ में आई बात? अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना, बहुत काम आएगा आपके, छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, ये दोनों स्लाइड्स आपको याद कर लेनी होगी और फिर यही आपको देखने को मिलेगा इन टाइप के आंसर्स में, आपको इसी टाइप का आंसर लिखना है। देखो मेरे साथ ध्यान से, अभी तो मैं उसको नहीं समझा रही हूँ, यहाँ पर आ जाओ सीधा सीधा। सबसे पहले कहां से शुरू करोगे, कीवर्ड्स क्या है मेरे इसके लिए? अल्ट्रा वायर्स का मतलब है सिंपली मींस बियॉन्ड द पार्स। ठीक है, सबसे पहली लाइन ये होगी। दूसरी लाइन क्या होगी कि कोई भी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट अगर किया हुआ है एंड इट इज बियॉन्ड द पार्स ऑफ नॉट ओनली द डायरेक्टर्स, ना सिर्फ डायरेक्टर्स के पार के बाहर था, कंपनी माई बाप यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पार के भी बाहर था वो, नॉट ओनली द पार्ट्स ऑफ द डायरेक्टर बट ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंपनी, तो वो होली वॉइड हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा और बाइंड नहीं कर सकता कंपनी को। तो मैंने यहाँ पर आपको एक प्यारा सा न्यूमोनिक दिया था, वाइब्स। होली वॉइड हो जाएगा, आई से इनऑपरेटिव हो जाएगा, बी से बाइंड नहीं करेगा, एन ई से इट कैन नॉट बी एनफोर्स ऑन द कंपनी, एस से मतलब ना तो कंपनी सू कर सकती है ना ही कोई कंपनी को सू कर सकता है। यही बातें यहाँ पर लिखी है, देखो, ना कंपनी सू कर सकती है ना कंपनी को कोई सू कर सकता है, और एनफोर्स भी नहीं कराया जा सकता कंपनी पर। क्यों नहीं कराया जा सकता? इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि एमओए को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है विच इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, and any person who is contracting with the company shall be deemed to know about the company's parts। देखो यही बात लिखी हुई है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है, डीम टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कंपनी। कोई भी पर्सन जो कॉन्टैक्ट कर रहा है
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ तो उसको मान लिया जाएगा कि इसको पार्ट्स ऑफ द कंपनी पता है, तो ये तुमने पूरी कथा लिख दी, ठीक है। तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, बहुत हेल्प होगी आपकी अगर आपको नहीं याद हो पा रही है चीज। चलो अब फैक्ट्स ऑफ द केस पे आ जाओ। देखो इसको ध्यान से देखना, इस केस में क्या हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा बोरो करना वॉज बियॉन्ड जेवी लिमिटेड पार एज पर इट्स एमओए। तो ये मेकिंग द लोन ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ 1 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अल्ट्रा वायर्स हम सिर्फ कितने अमाउंट को मान रहे हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर गया, यानी कि 4 करोड़ जो है ना वो अल्ट्रा वायर्स है। हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं बेटा, उसका राज यही है कि ये जो लोन हमें दिया गया था ना वो 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में दिया गया था। मतलब वो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है सेपरेबल है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ के ऊपर वाला अल्ट्रा वायर्स है, बाकी 1 करोड़ के अंदर वाला इंट्रा वायर्स है। मैं इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगी जहां पर लोन सेपरेबल अमाउंट्स में नहीं दिया गया और इस वजह से पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को इन्होंने वॉइड मान लिया है। सच कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई समझाता नहीं है ये आसानी से, मैंने बताया तो आप प्लीज ध्यान रखना अपने एग्जाम में। सेपरेबल था तो सिर्फ 4 करोड़ को अल्ट्रा वायर्स बोल रहे हैं, बाकी का 1 करोड़ बोल रहे हैं कि हाँ ये तो कंपनी की जिम्मेदारी थी ही, एमओए में लिखा था, तो ये 1 करोड़ जो है वो देना पड़ेगा। इट इज अल्ट्रा वायर्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ओवर 1 करोड़। अच्छा, इसीलिए जो कंपनी का डिसीजन है ना ऑफ डिनाइंग द रीपेमेंट ऑफ द लोन बीइंग अल्ट्रा वायर्स, इट शैल बी वैलिड ओनली फॉर द 4 करोड़। जो 4 करोड़ है वो देने से मना कर रही है अगर कंपनी, तब तो ठीक है, पर ऐसा नहीं कर सकती कि पूरे 5 करोड़ को बोल दे कि नहीं देंगे, क्योंकि 1 करोड़ तो बेटा बनता है देना। इट वॉज ये कंपनी में अलाउड था कि आप 1 करोड़ का ले सकते हो एंड इट वॉज सेपरेबल। अब ये सेपरेबल वगैरह की बात लिखी नहीं है बेटा, बट जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में आप ये बात पढ़ोगे कभी ना कभी कि जो मैंने आपको सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात बताई, सेपरेबल डॉक्यूमेंट्स वाली बात बताई, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखी नहीं है बट मैंने इसको देखकर अच्छे से समझकर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं। इफ द फंड्स हैव बीन अप्लाइड, अब देखो वैसे तो रिकवर करने का तरीका नहीं होता है कोई, लेकिन 2 चीजें थी हमने देखी थी। क्या, अगर कंपनी ने क्या किया है, उस लोन का इस्तेमाल कर लिया है अपने किसी लोन को पे ऑफ करने में, कंपनी शाणी बनने की कोशिश करी, मेरा लोन पहचान नहीं रही, मेरे पैसों से अपने बाकी के लोन्स भर रही है, तो उस केस में क्या होगा, इफ द फंड्स हैव बीन अप्लाइड टू रीपे द लॉफुल डेट्स, अपने लॉफुल डेट्स को पूरा करने में, तो लेंडर शैल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डेटर पेड ऑफ, लेंडर शैल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डेटर पेड ऑफ एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू दैट एक्सटेंट। और 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए थे लोन्स को पे ऑफ करने में, तो इस 3 करोड़ के लिए अब मैं हकदार हो जाऊंगी, मैं मतलब बैंक हकदार हो जाएगा उसका, ठीक है। बैंक शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन टू दैट एक्सटेंट, 3 करोड़ तक का लोन। इसीलिए जेवी लिमिटेड कैन नॉट डिनाई द रिपेमेंट ऑफ 3 करोड़, क्योंकि बेटा वो तो इस्तेमाल हो गया और अब बैंक शैल स्टैंड इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर्स पेड ऑफ, ठीक है। Therefore, JV Limited cannot deny repayment of 3 crore as it was utilized for lawful purposes despite the ultra wise nature of the contract. तो आप 3 करोड़ तो आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन लास्ट लाइन क्या है बोली यहाँ पे कि अल्टीमेटली देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल टू रिकवर द बैलेंस अमाउंट ऑफ लोन ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ जो ट्रेसेबल नहीं था ना बेटा, वो वाला तो आप नहीं वापस ले सकते कंपनी से, सिर्फ उतना अमाउंट जो किसी लॉफुल पर्पस के लिए यूज कर लिया गया है वो ही वापस लिया जा सकता है। जिसे ना एक बार यहाँ पर देख लो, 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो एमओए में ही अलाउड था, वो तो देना ही देना है। 3 करोड़ जो लॉफुल डेट्स के लिए इस्तेमाल कर दिया वो भी देना ही देना पड़ेगा आप कंपनी को, और बाकी का जो 1 करोड़ है बेटा वो अनट्रेसेबल हो गया है। अनट्रेसेबल वाले अमाउंट को का पेमेंट कंपनी नहीं देगी और आप रिकवर नहीं कर सकते उससे, ये बात आप अपने हाथ पे यहाँ पर लिखवा लो कि नहीं ले सकते वापस, ठीक है। समझ में आई बात। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अब रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आपको दिखना शुरू होंगे। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन किस टाइप का था, देखो फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहे थे हम, तब अल्ट्रा वायर्स यूज हुआ। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या हुआ था, एमओए में एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा था, इससे ऊपर बोरो नहीं कर सकते और हमने कर लिया, तो उस केस में भी अल्ट्रा वायर्स यूज होगा। जहां पर आपको दिख रहा है कि एमओए के पार्ट से हम बाहर जा रहे हैं, वहां पर आपको अल्ट्रा वायर्स यूज कर देना है, ठीक है। आ जाओ, अगर नहीं दिया हो तो वैसे तो दिया था सेकंड क्वेश्चन में भी। थर्ड पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट क्लॉज अगेन आ गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि हम ट्रेड करेंगे प्रॉपर्टी में, पर डायरेक्टर्स तो होते ही अपना कुछ भी करते हैं, तो डाइवर्सिफाई करने की सोचिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में घुसा है, बोरो क्या किया, सम ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ का सम बोरो कर लिया।
मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड से बोरो किया, यही है वो अब आगे जिन्होंने इनको लोन दिया था। बट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डिड नॉट अप्रूव द डिसीजन, अप्रूव ही नहीं किया और कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट कि नहीं करते जाओ, क्या उखाड़ लोगे। व्हाट इज द रिकोर्स अवेलेबल टू मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड, देख लेते हैं, आ जाओ। ये कहाँ आया था, एमटीपी में आ चुका है और मई 2025 में 4 मार्क्स का आया था। आओ देखते हैं। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ये सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, और इसीलिए हमने इसको बहुत डिटेल में नहीं लिखा है कि अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, ये वो नहीं बताया, सीधा पॉइंट पे आ गए। हमने फैक्ट्स ऑफ द केस बताया कि कंपनी ऑथराइज थी ओनली टू ट्रेड इन प्रॉपर्टी, लेकिन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के काम में पैसा लगा दिया और इसीलिए वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। हमने लोन ले लिया कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो अल्ट्रा वायर्स हो गया ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी, एंड इसीलिए उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द एबीसी लिमिटेड। बट हमसे पूछा गया था कि रिकवरी कैसे करा जा सकती है, तो रिकवरी के बेटा हमने तरीके पढ़े हुए हैं, हम वही छाप के आ जाएंगे। सबसे पहला तरीका क्या था कि अगर लॉफुल डेट मीट करने में यूटिलाइज किया गया है, जो जिसने पैसे दिए हैं, जो लेंडर है उसके पैसे को अगर आपने वहां पे मना कर रहे हो और सामने आपने किसी और चीज के लिए उसको यूज भी कर लिया, तो क्या होगा, द लेंडर शैल स्टैंड इन टू द शूज ऑफ द डेटर हु हैज बीन पेड ऑफ। पहली चीज तो ये होगी। और दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर पैसा अभी तक भी बैंक अकाउंट में ही बैठा हुआ है और अभी तक यूज नहीं किया गया है, तो मैग्नम फाइनेंस का ये पूरा पूरा हक बनता है इंजंक्शन के मेथड से रोक दें इनको वो पैसा यूज करने से, क्योंकि अभी भी पैसे का ओनर कौन है, मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड। क्यों, क्योंकि लॉ की नजर में ये पूरा अल्ट्रा वायर्स हो जाता है और इसीलिए ऐसा है कि जब लॉ की नजर में ये लोन ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो आज भी पैसे का ओनर कौन बन के बैठा हुआ है, मैग्नम फाइनेंस। तो अपने पैसे को मैग्नम फाइनेंस रोक सकता है ना यूज करने से, तो इंजंक्शन के जरिए से रोका जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। अच्छा लेकिन हाँ, यहाँ पर ना हम डायरेक्टर्स को भी लायबल पर्सनली ठहरा सकते थे, वो बात इन्होंने लिखी नहीं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सारा कर्मकांड डायरेक्टर्स का किया हुआ है तो उनको पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है, एक लाइन में आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी से, मेरा टाइम वेस्ट किए। एके प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी, उसने क्या किया, 36 करोड़ रुपए बोरो कर लिए। किससे, बीके फाइनेंस लिमिटेड, ये है यहाँ पर अभागे जिन्होंने यहाँ पर लोन दिया था, बीके फाइनेंस। ओके चलो, मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि एके प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम कितना बोरो कर सकता है, 30 करोड़ रुपए। तो अब कोई भी आ जाए, चाहे शेयर होल्डर्स भी रेजोल्यूशन पास कर दे, 30 करोड़ से ऊपर बोरो कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि कंपनी के ही औकात से बाहर की बात हो जाती है वो, ठीक है, तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। 36 करोड़ यहाँ पर बोरो करके बैठ गए हैं। अब पूछा क्या गया है, एग्जामिन करो कि क्या एके प्राइवेट लिमिटेड लाइबल है इस डेट के लिए या नहीं है, और दूसरी बात रेमेडी बताओ, अगर कोई बीके फाइनेंस लिमिटेड के पास, उस अभागे के पास कोई रेमेडी हो तो वो बताओ। कहाँ आया है, आरटीपी में आ चुका है और दिसंबर 2021 में भी आया है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड देयर पार्ट्स, और पूरी वही वाली बात यार जो यहाँ पर बताई थी ना मैंने, ये सबका सब पूरा याद कर लोगे ना तो सारे क्वेश्चंस के लिए आसानी रहेगी आपको। बियॉन्ड द पार्ट्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया विच इज बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स, तो वो क्या होगा, होली वॉइड, वाइड्स आ जाएगा, होली वॉइड, इनऑपरेटिव, बाइंड नहीं करता कंपनी को, एनफोर्स नहीं कराया जा सकता कंपनी के अगेंस्ट, एंड ना कंपनी सू कर सकती है, ना कोई कंपनी को सू कर सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये सब, बिकॉज एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो ओपन है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, एंड एवरीबडी हु इज डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कंपनी। समझ में आई बात, ये पूरा हमने गाथा सुना दी, और अब हम पॉइंट पे आए, जो सवाल पूछा है उसका आंसर देने आए। बेटा ध्यान से देखो, ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि यहाँ पर सेपरेबल नहीं है। मतलब क्या, क्वेश्चन देखो, 30 करोड़ का लोन हम मैक्सिमम ले सकते थे, हमने ले लिया 36 का, एंड यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट में लोन नहीं दिया कि पहले 30 का लोन दिया फिर बाकी 6 का लोन दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, एक साथ पूरा 36 करोड़ का लोन दिया है। समझ में आया कंट्रास्ट उस क्वेश्चन से क्या हुआ है, वहां पर 5 करोड़ का लोन 1 करोड़ और 4 करोड़ करके दिया था, इसीलिए हमने बोला था कि जो 4 करोड़ का लोन है ना, सिर्फ वो अल्ट्रा वायर्स है। यहां देखो क्या केस होता है, देखो ध्यान से, क्या एके प्राइवेट लिमिटेड लाइबल है डेट्स पे करने के लिए, ध्यान से देखो, मैक्सिमम पार थी 30 करोड़ और हम बियॉन्ड चले गए इस पार के, तो इसके वजह से हुआ क्या, ध्यान से देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोरोइंग ऑफ 36 करोड़ बीइंग अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम्स वॉइड, पूरा का पूरा 36 करोड़ वॉइड हो जाता है, एंड हेंस एके प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट लाइबल टू पे द डेट। पूरा का पूरा 36 करोड़। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपके लिए स्पेशली ये पॉइंट रखा था ताकि मैं बता सकूं, कभी एग्जाम में आ जाए तो आप क्वेश्चन पढ़ के एकदम से ये ना सोचने लगो कि यार पूरा का पूरा अवॉइड करना है या आधा करना है, क्या करना है इसमें। समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।
ओके, तो ये हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा 36 करोड़ को हम वॉइड बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि 30 करोड़ तक का ठीक है, फिर बाकी का 6 करोड़ वॉइड है, नहीं, पूरा वॉइड है। तो हाँ, एके प्राइवेट लिमिटेड किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है। पूछा है रेमेडी क्या है, थोड़ा सा कुछ बता दो, कुछ क्या कर सकता है बीके फाइनेंस। तो हमने वही जो तरीके पढ़े थे वही यहाँ पर लिख के बता दो कि वैसे तो कोई तरीका नहीं है रिकवर करने का, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो तो ये ध्यान दो कि क्या कंपनी का पैसा क्या कंपनी में अभी भी वो पैसा है, तो इंजंक्शन के तरीके से हम उसको रोक सकते हैं। टू पार्ट विद दैट मनी वी कैन स्टॉप देम यूजिंग इंजंक्शन। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि हम डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल ठहरा सकते हैं। तीसरी बात एक और थी वो सब्रोगेशन वाली, कि अगर किसी लॉफुल डेट के पेमेंट के लिए यूज हुआ है तो हम वहां जाकर उसके शूज में खड़े हो जाएं, लेकिन वो बात यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखी। मे बी इसलिए क्योंकि ये 4 मार्क्स का ही था एंड क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो ये बता रही है कि हाँ इसको लॉफुल डेट्स के लिए यूज किया। समझ में आई बात? अगर किया होता तो वो वाला पॉइंट भी हम लिख देते। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रवि प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 5 करोड़ यहाँ पर अल्ट्रा वायर्स है। दिस डेट इज अल्ट्रा वायर्स, पहले ही बता दिया उन्होंने कि ये डेट अल्ट्रा वायर्स है टू द कंपनी। एग्जामिन करो वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेट, क्या कंपनी लायबल है। और पूछा है कि रेमेडी क्या है, मुद्रा फाइनेंस। यहाँ पर अब आगे कौन है, मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड जिन्होंने लोन दिया था। ये 4 मार्क्स में आया था। अब जून 2018 में आया था तो इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, कई बार पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो लेटेस्ट वाले ज्यादा देखा करो कि कैसे आंसर लिखा हुआ है या क्या किस तरीके से क्या क्या चीजें कोट करी हुई है, वो ज्यादा देखा करो। बट ये पुराना है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो अमाउंट बोरो किया इट इज बियॉन्ड द एक्सप्रेस लिमिट, तो क्या हो जाता है, ये नल एंड वॉइड हो जाता है, अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, होनली वॉइड है, इनऑपरेटिव है, बाइंड नहीं कर सकता कंपनी को। आगे इन्होंने इसी बात को और फैला के लिख दिया है कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एंड हेंस रवि प्राइवेट लिमिटेड लाइबल नहीं है इस अमाउंट को पे करने के लिए। वो किस अमाउंट के लिए लाइबल है, ओनली द अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम। जितना भी प्रिस्क्राइब्ड होता उतने के लिए वो लाइबल होता। रेमेडी देखो क्या लिखी हुई है, मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड में ना कंपनी को सू किया जा सकता है ना कंपनी सू कर सकती है, ये सब बातें लिखी और बड़ा अजीब आंसर लिखा है। इन्होंने बोला सिंपली कि कंपनी से डील करने से पहले आपको बस कंपनी के पास का पता होना चाहिए, इसके आगे कोई बात लिखी ही नहीं कि कैसे रिकवरी हो सकती है, जबकि हमें रिकवरी के मेथड्स पता है। लेकिन इतना पुराना आंसर है इसलिए मैं कहूंगी कि इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और लिखा है कि मुद्रा फाइनेंस उतना क्लेम कर सकता है जो मेमोरेंडम में प्रिस्क्राइब्ड है, बस। तो बड़ा अजीब सा आंसर है, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एबीसी लिमिटेड वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड्स। मेन काम ये था, इन्होंने जॉन के साथ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फाइनेंस रिलेटेड वर्क से रिलेटेड काम कर लिया। ठीक है, अब कंपनी रेप्यूडिएट कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को बाद में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम अल्ट्रा वायर्स था। अब ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि अल्ट्रा वायर्स क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। केस स्टडी तो दिया आपको, लेकिन आपसे अल्टीमेटली पूछा क्या, सीधा सवाल आपसे पूछ दिया है। और देखो ये मार्क्स हमेशा ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस में ये चीजें आती है, 6 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे आएगा, तभी आपसे पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। वही बात लिखिए बेटा जो स्लाइड में थी। अल्ट्रा वायर्स का मतलब बियॉन्ड द पावर्स, कोई भी अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी तो वो होली वॉइड हो जाएगा, बाइंड नहीं करेगा कंपनी को, इनऑपरेटिव होगा, ना तो कंपनी सू कर सकती है ना सू हो सकती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इंस्पेक्शन के लिए ओपन है, सबको पता होना चाहिए कि कंपनी के पास क्या है। वही 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 बातें लिखी है सारी की सारी। और उसके बाद फाइनली ये लिखा है कि कोई भी एक्ट जो ऐसा एक्ट होता है जो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी होता है उसको यूनानिमस कंसेंट से भी ठीक नहीं किया जा सकता, राटिफाई नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इस केस में एबीसी लिमिटेड जो है वो ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता था ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर की किसी चीज में। लेकिन अगर कर ही लिया है, अगर रायता फैला ही दिया है, तो हम कह देंगे कि अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, कंप्लीटली नल एंड वॉइड है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स का मतलब समझा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझा दिए और फाइनली हमने अपना कंक्लूजन दे दिया कि ये अल्ट्रा वायर्स है कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम जो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, वो कहता है कि ट्रेड करो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, लेकिन कंपनी ने मछली ऑर्डर कर दी, मछली आ गई, मछली तो कंपनी ऑर्डर फॉर फिश फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग के लिए हमने ऑर्डर कर दी। अब एफएसएच लिमिटेड सप्लाई कर देता है एबीसी लिमिटेड को 36 लाख रुपए की मछली, और फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर सीधा सीधा पानी गिरा देते हैं इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे और बोल देते हैं कि जाओ, पेमेंट नहीं करते हम, क्योंकि ये तो सब कुछ अल्ट्रा वायर्स हो रहा है, हम तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शाकाहारी चीजों में हम डील करते थे, तुमने वो मछली पकड़ा दी, जाओ हम इसको अल्ट्रा वायर्स मानते हैं, नहीं करते पेमेंट। तो एफएसएच लिमिटेड क्या हो जाता है, अग्री हो जाता है, दुख हो जाता है उसको। तो अब हमसे एडवाइस पूछी जा रही है, अगेन बेटा 2018 का है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लो वही सारी बातें लिखी हैं, बियॉन्ड द पावर्स,
ठीक है, अगर कोई एक्ट किया वो वही सब है यार, मैं दोबारा नहीं बता रही। ठीक है, नीचे आ जाओ। देखो अभी भी जो पढ़ के आया ना वही लिखा है कि ये रैटिफाई भी नहीं किया जा सकता, यूनानिमस कंसेंट भी लगा दो चाहे तो रैटिफाई नहीं हो सकता। एंड एबीसी लिमिटेड ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर हो, पर फिर भी अगर कर लेती है तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, कंप्लीटली नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। और इसीलिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रेजोल्यूशन पास किया था ना कि हाँ ठीक है हम फिशेस में डील कर लेंगे, तो वो भी नहीं वैलिड होने वाला। रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन वो भी इनवैलिड हो जाता है। तुम बैठ के कर लो रेजोल्यूशन पास, ऑब्जेक्ट क्लॉज को तो तुम उससे आगे तो नहीं जा सकते ना, और इसीलिए वो इनवैलिड मान लिया गया और ये लीगल नहीं है, कंप्लीटली वॉइड है। क्वेश्चन 8 में बेटा डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है हमारा, इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन करो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। जनरली 6 से 7 मार्क ऐसे में ये क्वेश्चन आते हैं, पूरा का पूरा आंसर आपको प्रॉपर वे में फॉर्म करके कीवर्ड यूज करते हैं उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए इसको लिख कर आ जाना है। देखो कितनी बार ये एमटीपीज वगैरह में और पास्ट ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा इसमें है वही चीजें। ठीक है, क्या मैं दोबारा बार बार वही चीजें बताऊं, आपको वही केस लॉ भी बताया हुआ है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तो होली वही वही वाइब्स वाली चीजें मैंने बताई, वो सब कुछ वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसी को और फैला दिया है, पर उतनी चीजें तो आपको लिखकर आनी ही है। यहाँ पे कोई केस लॉ है नहीं तो पूरा वही लिखना है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, और बस। ठीक है, तो इस टाइप में अगर आपसे डायरेक्टली कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो सारी चीजें एक्सप्लेन करके बढ़िया से आ जाना। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस के क्वेश्चंस हम इसी तरीके से कवर करेंगे अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि आपका पूरा रिवीजन बढ़िया से हो जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं अभी। अच्छे से रिवाइज करिए, जो टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, उसके अलावा कोई चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप रिवाइजिंग।